हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्रैक यूपीएससी विद आदित्य। अभी तक हम लोगों ने ज्योग्राफी की काफी क्लासेस की हैं। जियोमॉर्फोलॉजी में हम लोग एंडोजेनिक मूवमेंट्स को फिनिश कर चुके हैं। सो एंडोजेनिक वाला पार्ट हमारा फिनिश हो गया। एंडोजेनिक में लास्ट हम लोगों ने सुनामी कवर किया था, ठीक है, तो वो हमारा कंप्लीट हो गया। नाउ वी विल बी कवरिंग एक्सोजेनिक मूवमेंट्स, करेक्ट। सो व्हाट इज एक्सोजेनिक मूवमेंट्स? फॉर एग्जांपल हमें पता है एंडोजेनिक में एंडो का मतलब होता है इंटरनल, जेनिक मींस जनरेटेड। सिमिलरली एक्सोजेनिक में क्या होगा? एक्सो मींस एक्सटर्नल एंड जेनिक मींस generated, right? So what are exogenic movements? Exogenic movements are the movements that are generated above the earth's surface, correct, above the earth's surface. Similarly endogenic movement में हम लोगों ने पढ़ा था कि what are the forces that are driving these movement, ठीक है। So there were two forces. First one was primordial heat, primordial heat, and the second one was it was nuclear fission reaction that are taking place inside the earth. Now exogenic में क्या होगा? exogenic movement जो है they are driven by sun energy and gravity. So these are the two forces that are driving exogenic movements. Exogenic movements. So I can clearly say exogenic movements या processes refers to changes occurring on the earth surface driven by external forces, और वो external forces क्या है? सन की एनर्जी और ग्रेविटी से अपनी एनर्जी को ले रहे हैं, ठीक है। अब जो एक्सोजेनिक फोर्स मूवमेंट होते हैं दे इंक्लूड थ्री टाइप ऑफ एक्टिविटीज, दे इंक्लूड थ्री एक्टिविटीज। कौन कौन से थ्री एक्टिविटीज होंगे? द फर्स्ट वन इज वेदरिंग, सेकेंड वन मास वेस्टिंग, एंड द थर्ड वन इज इरोजन, इरोजन, ठीक है। सो दीज थ्री कम्स अंडर एक्सोजेनिक मूवमेंट्स। अब आज की क्लास में हम लोग वेदरिंग को पूरी तरीके से कवर करेंगे, देन मास वेस्टिंग एंड इरोजन को कवर करेंगे, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट विद इट। पहले कुछ चीजें और हम लोग डिस्कस कर लेते हैं रिगार्डिंग दीज एक्सोजेनिक मूवमेंट्स, देन उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे वेदरिंग से, ठीक है। तो फर्स्ट थिंग, आई होप आप लोगों ने लिख लिया होगा एक्सोजेनिक प्रोसेसेस का मतलब क्या होता है, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। सोर्स ऑफ एनर्जी उसको भी लिख लेना। सन की एनर्जी जो होगी सोलर एनर्जी एंड द ग्रेविटी इज द सोर्स ऑफ एनर्जी। पांच एजेंट होंगे, फाइव एजेंट्स आर देयर एंड दीज फाइव एजेंट्स कॉज एक्सोजेनिक मूवमेंट। तो याद रखना एक्सोजेनिक मूवमेंट्स आर ऑफ थ्री टाइप, कैन बी ऑफ थ्री टाइप। वेदरिंग हो सकता है, इरोजन हो सकता है, मास वेस्टिंग हो सकता है, बट दीज मूवमेंट्स विल बी ड्रिवन बाय फाइव एजेंट्स। अब वो हम लोग फाइव एजेंट्स देखेंगे कि कौन कौन से एजेंट होते हैं, ठीक। तो प्लीज नोट डाउन फाइव मेजर एजेंट्स में। फर्स्ट वन इज विंड्स, सेकेंड वन रिवर, थर्ड वन कोस्टल सी वेव यू कैन से कोस्टल एरियाज में, फोर्थ वन ice, and now the last one is you tell groundwater, ground water. So yeah, underground water, whatever you want to write you can write, okay. So these five are agents that drive exogenic movements and these movement can be of three type: weathering, erosion and mass wasting. मैं आपको रिवाइज करवा रहा हूं बार बार, ठीक है। तो ये चीज हम लोगों ने पढ़ ली। अब ये एजेंट्स करते क्या है? दीज एजेंट्स विल डू टू टाइप ऑफ मूवमेंट, ठीक है। दीज एजेंट्स विल कॉज two things or two type of movement, we can say two things. They will cause degradation, also known as denudation, क्योंकि ये टर्म्स भी आप काफी ज्यादा सुनते होंगे कि डेग्रेडेशन क्या होता है, डेन्यूडेशन क्या होता है, ठीक है। तो दो काम करेंगे, डेग्रेडेशन करेंगे एंड एग्रेडेशन करेंगे, एग्रेडेशन करेंगे। तो ये पांच एजेंट्स मिलकर के डिग्रेडेशन करेंगे एंड एग्रेडेशन करेंगे। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, व्हाट इज डेग्रेडेशन, व्हाट इज एग्रेडेशन? डिग्रेडेशन इज इरोजन, लोअरिंग, ठीक है। एग्रेडेशन मींस एक्यूमुलेशन,
It means deposition. And deposition of what? Deposition of eroded material. करेक्ट? इसको हम इस तरीके से देख सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल इफ दिस इज अ माउंटेन, अब इस माउंटेन में क्या होगा? रिवर्स काम कर रही होंगी एज एन इरोजनल एजेंट. यहाँ पर हमारा आइस काम कर रहा होगा, मींस ग्लेशियर काम कर रहे होंगे. ठीक है, विंड्स भी काम कर रही होंगी. ये सारे इरोजनल एजेंट काम कर रहे हैं. तो होगा क्या? इरोजनल एजेंट्स क्या करेंगे? यहाँ पर जो मटेरियल होगा उसको इरोड करेंगे, एंड इरोड करके जहां पर स्लोप कम होगा वहां पर क्या करेंगे? वहां पर जाकर के डिपॉजिट करेंगे. डिपॉजिट करेंगे. तो जहां कहीं से भी इरोजन होगा तो वहां पर हम लोग क्या बोलेंगे? इट इज डिग्रेडेशन. यहां पर क्या हो रहा है? डिग्रेडेशन हो रहा है. और जहां भी डिपोजिशन होगा वहां पर हम क्या बोलेंगे? यहां पर क्या हो रहा है? अग्रेडेशन हो रहा है. ठीक है. तो फॉर एग्जाम्पल कि इफ द रिलीफ इज, इफ द लैंडफॉर्म, नॉट रिलीफ, इफ द लैंडफॉर्म इज लुकिंग लाइक दिस. ठीक है, कुछ इस तरीके से दिख रही है. तो डिग्रेडेशन और अग्रेडेशन के बाद क्या होगा? ये जो ऊपर वाला एरिया यहां पर क्या होगा? डिग्रेडेशन. और यहां पर क्या होगा? एग्रेडेशन. तो यहां से होगा डिग्रेडेशन. ठीक है. और यहां पर क्या होगा? डिपोजिशन मींस एग्रेडेशन. ठीक है. तो यहां पर सिमिलरली यहां पर क्या होगा? डिग्रेडेशन. एंड हियर वी सी एग्रेडेशन. ठीक है, दिस इज डिग्रेडेशन एंड दिस इज अग्रेडेशन. ठीक है. दिस विल हैपन. ठीक है, आपको क्लियर हो गया होगा व्हाट इज डिग्रेडेशन, व्हाट इज एग्रेडेशन. एक लाइन में समझो. डिग्रेडेशन मींस इरोजन, एग्रेडेशन मीन डिपोजिशन. तो ये जो एजेंट्स हैं अगर कहीं से इरोड करेंगे तो कहीं जाकर के डिपॉजिट भी तो करेंगे. तो डिग्रेडेशन एंड एग्रेडेशन इज द प्रोसेस. नाउ व्हाट इज डेन्यूडेशन? डेन्यूडेशन इज नथिंग बट डिग्रेडेशन. तो डेन्यूडेशन वर्ड आएगा तो आप समझ जाना कि डिग्रेडेशन की ही बात हो रही है. करेक्ट. अब आते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट मेन टॉपिक पे, दैट इज वेदरिंग. सो वी हैव टू स्टडी वेदरिंग. सबसे पहले शुरुआत करते हैं वेदरिंग की डेफिनेशन से. व्हाट इज वेदरिंग? ठीक है, व्हाट इज वेदरिंग? सो यू टेल मी व्हाट इज वेदरिंग. यू कैन राइट डाउन वेदरिंग इज, वेदरिंग इज फिजिकल ब्रेकडाउन और केमिकल, पहले हम लोग लिख लेते हैं डेफिनेशन को फिर उसके बाद समझ लेंगे इसको. और केमिकल ऑल्टरेशन ऑफ द रॉक at or near the surface, at or near the surface. Correct. I can also say it is degradation of rock involving no large scale transportation. करेक्ट. तो ये आपको याद रखना है. तो यहां पर क्या होगा? फिजिकल ब्रेकडाउन होगा. केमिकल ऑल्टरेशन भी हो सकता है, मतलब जो हमारा रॉक है उसका केमिकल कंपोजिशन चेंज भी हो सकता है. ठीक है. बट मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, नियर द सरफेस होगा. तो अगर ये सरफेस के पास ही होगा, कैन आई से कि वेदरिंग इज अ इन सीतु प्रोसेस. इन सीतु प्रोसेस. इन सीतु का मतलब क्या होता है? एट द साइट. तो सरफेस के पास ही होगा, एट द साइट ही होगा ये. तो रॉक का फिजिकल ब्रेकडाउन हो सकता है, केमिकल ऑल्टरेशन हो सकता है, बट नियर द सरफेस, दैट इज वेदरिंग. करेक्ट. एंड ऑब्वियसली सरफेस के पास है, कोई भी लार्ज स्केल ट्रांसपोर्टेशन नहीं होगा. सो दिस इन्वॉल्व्स नो लार्ज स्केल ट्रांसपोर्टेशन. so that is the definition of weathering for you. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. अब हम लोग देखते हैं व्हाट आर द फैक्टर्स दैट अफेक्ट वेदरिंग. तो फैक्टर्स अफेक्टिंग वेदरिंग. द फर्स्ट थिंग, रॉक टाइप एंड स्ट्रक्चर. रॉक टाइप एंड स्ट्रक्चर. अब इसका क्या मतलब है? पहले इसको लिख लेते हैं फिर इसको समझते हैं. रॉक टाइप एंड स्ट्रक्चर से मैं क्या बोल रहा हूं? इट
इंक्लूड्स रॉक मैसिवनेस। तो अगर रॉक कोई बहुत ज्यादा मैसिव होगी तो वो जल्दी वेदर हो सकती है, रॉक बहुत छोटी है तो उसके वेदरिंग के चांसेस कम रहते हैं। क्यों? क्योंकि अगर मैसिव रॉक होगी तो उसका मैसिव सरफेस एरिया एक्सपोज होगा फॉर वेदरिंग, बट स्मॉल रॉक का बहुत कम सरफेस एरिया एक्सपोज होगा वेदरिंग के लिए। सो दैट्स वाई अगर रॉक मैसिव है तो ज्यादा वेदरिंग होगी। तो यू कैन राइट डाउन इट इंक्लूड्स रॉक मैसिवनेस, रॉक पोरोसिटी, परमिएबिलिटी, porosity, permeability, and presence of fractures, presence of fractures। ठीक है, so these are the structural changes that we see in the rock। ठीक है, रॉक मैसिव हो सकती है, छोटी हो सकती है। अगर किसी रॉक की पोरोसिटी ज्यादा है, पोरोसिटी मींस वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, इफ द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द मिनरल्स प्रेजेंट इन द रॉक इज हाई तो वो रॉक जल्दी वेदर करेगी। परमिएबिलिटी मींस वेदर इट अलाउज वाटर टू परकुलेट डाउन और नॉट। तो अगर परकुलेशन नीचे तक अलाउ कर रहा है रॉक, उसका स्ट्रक्चर ऐसा है तो वेदरिंग ज्यादा होगा। प्रेजेंस ऑफ फ्रैक्चर, अगर रॉक में फ्रैक्चर पहले से ज्यादा है तो ऑब्वियसली उसमें वेदरिंग ज्यादा होगी, बिकॉज मोर एरिया इज एक्सपोज्ड फॉर वेदरिंग। फ्रैक्चर्स इज ऑलरेडी प्रेजेंट तो वेदरिंग की प्रोसेस मल्टीफोल्ड हो जाएगी। करेक्ट, सो दिस इज द थिंग। नेक्स्ट आते हैं स्लोप एंड एस्पेक्ट पे आते हैं। नेक्स्ट स्लोप एंड एस्पेक्ट। अगर स्लोप स्टीप होगा, अगर स्लोप स्टीप होगा तो क्या होगा? तो जितना भी हमारा वेदर्ड मटेरियल है, फॉर एग्जांपल यहां पर हम देखते हैं स्टीप स्लोप है, वेदर्ड मटेरियल यहां पर पड़ा था। नाउ दिस वेदर्ड मटेरियल विल बी रिमूव्ड अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी या सम अदर एजेंट, तो वो जल्दी से रिमूव हो जाएगा। अब क्या होगा, जो यहाँ पर नीचे वाली सरफेस हम लोग देखेंगे, फॉर एग्जाम्पल दिस वाज द दिस वाज द माउंटेन। 1 मिनट, इरेजर मैं ले लूं। ठीक है, अब क्या होगा, अब हमने देखा ये माउंटेन था, बट वेदरिंग के बाद में कुछ इस तरीके से बचा। नई जो सरफेस है ये फिर से एक्सपोज हो जाएगी वेदरिंग के लिए। तो और स्टीप स्लोप है तो क्या होगा, बार बार मटेरियल हटता जाएगा, नया सरफेस बार बार एक्सपोज हो जाएगा फॉर वेदरिंग बिकॉज ऑफ स्टीप स्लोप। अगर वहीं पर जेंटल स्लोप होता, फॉर एग्जांपल समथिंग लाइक दिस, जेंटल स्लोप है, नाउ व्हाट विल हैपन, वेदर्ड मटेरियल यहां पड़ा हुआ है, बट नाउ इट इज नॉट बीइंग रिमूव्ड अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी बिकॉज द स्लोप इज वेरी जेंटल। In this situation, what will happen? Because the slope is very gentle, weathering process slows down because now the layer, rock layer, इसके ऊपर अब क्या है, weathered material, and this weathered material is not being replaced, is not translocated। तो हमेशा क्या होगा, वेदर जो हमारा रॉक सरफेस होगा वो एक्सपोज डायरेक्टली नहीं होगा वेदरिंग के लिए, क्योंकि उसके ऊपर वेदर्ड मटेरियल पहले से है। बट अगर ये वेदर्ड मटेरियल बार बार हटता रहेगा तो रॉक हमारा एक्सपोज होता रहेगा, वेदरिंग का जो रेट होगा वो इंक्रीज हो जाएगा। तो दिस इज द थिंग। नाउ कमिंग टू द टेम्परेचर, व्हाट डू यू मीन बाय, अच्छा एक एस्पेक्ट हमारा छोड़ गया है, एस्पेक्ट। ठीक है, नाउ यू टेल मी व्हाट इज एस्पेक्ट। एस्पेक्ट का मतलब क्या होता है, पहले हम लोग डेफिनेशन देखते हैं एस्पेक्ट की। एस्पेक्ट, एस्पेक्ट, तो एस्पेक्ट इज कॉम्पास डायरेक्शन दैट अ स्लोप और कोस्टलाइन फेसेस। ठीक है, अब मान लो हम लोग हिमालय की बात करते हैं, दिस इज हिमालयस। अब हिमालयस का जो सदर्न साइड है, इस तरफ सदर्न होगा, इस तरफ नदर्न साइड होगा। सदर्न इस तरफ होगा, नदर्न दूसरी तरफ होगा। जो सदर्न साइड होगा, इट एक्सपीरियंस मोर सनलाइट बिकॉज ऑफ द डायरेक्शन, कंपास डायरेक्शन। सनलाइट जो है ये ज्यादा एक्सपीरियंस करेगा, नॉर्थ वाला कम करेगा। तो अगर ये सनलाइट ज्यादा इस पर पड़ेगी सदर्न साइड पे, तो यहां पर क्या होगा, इट विल एक्सपीरियंस मोर वेदरिंग, मोर वेदरिंग। और जबकि नदर्न वाले पर क्या होगा, कम वेदरिंग होगी। तो मान लो कि स्लोप इस तरीके से है, इस तरीके से स्लोप है,
ये वाला जो एरिया है, इधर वाला जो एरिया है वो ज़्यादा सनलाइट एक्सपीरियंस कर रहा है, ज़्यादा एक्सपोज़्ड है, तब क्या होगा? उसमें ज़्यादा वेदरिंग होगी। दूसरी तरफ वाले में क्या होगा? कम वेदरिंग होगी। तो दिस इज़ एस्पेक्ट। नाउ कमिंग टू द टेम्परेचर, कमिंग टू द टेम्परेचर। टेम्परेचर में क्या होता है कि इफ द डायरनल रेंज ऑफ टेम्परेचर, डायरनल range of temperature is high, then what will happen? Then diurnal range of temperature is high, then what will happen? More weathering. क्यों ऐसा होगा? क्योंकि टेम्परेचर की वजह से क्या होता है? थिंग्स एक्सपैंड व्हेन द टेम्परेचर इज हाई, थिंग्स कॉन्ट्रैक्ट व्हेन टेम्परेचर इज बीइंग लोअर डाउन। तो अगर डायरनल रेंज ऑफ टेम्परेचर ज्यादा है, मतलब दिन में जो है टेम्परेचर के बीच में मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर के बीच में डिफरेंस ज्यादा है, तो क्या होगा? रॉक्स जो होंगी वो दिन में एक्सपेंड करेंगी, रात में कॉन्ट्रैक्ट करेंगी। सो बिकॉज ऑफ दिस कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन, रॉक्स विल वेदर डाउन इजिली। ठीक है। वाटर, अगर वाटर प्रेजेंट है, वाटर इज प्रेजेंट, दिस इंक्रीजेस द रेट ऑफ वेदरिंग, द रेट ऑफ वेदरिंग। तो कहीं पे भी अगर हम लोग देखते हैं कि गुड रेनफॉल एरिया है, ट्रॉपिकल एरियाज फॉर एग्जांपल, तो वहां पर क्या होगा? वेदरिंग का रेट ज्यादा होगा वाटर की वजह से। जबकि अगर कोई डेजर्ट एरिया है तो वाटर की वजह से वेदरिंग वहां पर नहीं होगी। देन लास्ट इज बायोलॉजिकल फैक्टर। बायोलॉजिकल फैक्टर्स क्या होगा? इफ ट्रीज आर देयर, तो ट्री क्या करेंगे? उनके जो रूट्स होंगे, दे विल अप्लाई प्रेशर ऑन द रॉक्स। और अगर रॉक्स में कहीं भी फ्रैक्चर है तो रूट्स जो होंगे उसको इन्वेड करेंगे और उस फ्रैक्चर को जो है और वाइडन करेंगे। ठीक है। ट्री रूट्स, ट्री, और क्या होता है? ट्री से जो हमारा ह्यूमस बनता है, ह्यूमस, इट इज अ वीक एसिड, वीक एसिड, एंड दिस ह्यूमस विल ब्रेक डाउन रॉक, दिस विल ब्रेक डाउन रॉक्स। ठीक है। बायोलॉजिकल फैक्टर में वी कैन आल्सो ऐड burrowing animals. Now these burrowing animals, they will dig into the rock and make their home under the surface. तो वो जब डिगिंग करते हैं रॉक्स में, तब उसकी वजह से क्या होता है? वेदरिंग होगा। ठीक है। सो दीज आर द फैक्टर्स दैट अफेक्ट वेदरिंग। ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नाउ कमिंग टू द टाइप्स ऑफ वेदरिंग, अब हम लोग डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ वेदरिंग। तो टाइप्स ऑफ वेदरिंग जो है वो तीन तरीके का होता है। द फर्स्ट इज मैकेनिकल वेदरिंग, मैकेनिकल weathering. Second one is chemical weathering, and the third one is biological weathering. ठीक है। मैकेनिकल वेदरिंग क्या होता है? मैकेनिकल वेदरिंग इज टाइप ऑफ वेदरिंग थ्रू विच द शेप एंड साइज ऑफ द रॉक चेंजेस बट नॉट द केमिकल कंपोजिशन। तो मैकेनिकल वेदरिंग में क्या होगा? शेप एंड साइज ऑफ रॉक विल चेंज, शेप एंड साइज ऑफ रॉक विल चेंज। आई होप आप लोग नोट्स भी साथ में बनाते जा रहे होंगे, बिकॉज दिस इज इंपॉर्टेंट, बट नॉट केमिकल कंपोजिशन। केमिकल वेदरिंग में क्या होता है? इन द केमिकल वेदरिंग द केमिकल कंपोजिशन विल चेंज, केमिकल कंपोजिशन विल चेंज एंड दिस विल कॉज द वेदरिंग। ठीक है। बायोलॉजिकल में क्या होता है? वही ट्री बरोइंग एनिमल वाला हम लोगों ने जो पढ़ा है वही। सो biological weathering is the type of weathering caused by living beings, for example trees and animals. ठीक। अब एक एक करके हम लोग इसको पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग देखते हैं मैकेनिकल वेदरिंग को। तो मैकेनिकल वेदरिंग क्या होता है? डेफिनेशन तो हम लोग पढ़ ही चुके हैं। इट इज फिजिकल डिसइंटीग्रेशन ऑफ रॉक मटेरियल विदाउट एनी चेंज इन इट्स केमिकल कंपोजिशन। फिजिकल डिसइंटीग्रेशन ही तो हम लोगों ने पढ़ा ना, चेंज इन शेप एंड साइज ऑफ द रॉक बट नो चेंज इन केमिकल कंपोजिशन, इसको याद रखना है। अब हम लोग इसके टाइप्स को देखते हैं। ठीक है। तो फर्स्ट हम लोग देखते हैं इसमें
वाटर फ्रॉस्ट वेजिंग यानी कि वाटर क्रिस्टल की वजह से किस तरीके से वेदरिंग हो सकती है। ठीक, फॉर एग्जाम्पल आप ये डायग्राम देख पा रहे होंगे। फॉर एग्जाम्पल इट इज अ डे टाइम, अभी डे हो रहा है। दिस इज द रॉक, आप रॉक भी देख पा रहे होंगे यहाँ पर। रॉक में एक फ्रैक्चर था, उस फ्रैक्चर में क्या हो गया, वाटर जा करके जमा हो गया। ठीक है, वाटर वहां पर जमा हुआ है। ठीक है, मतलब पड़ा हुआ है। जमा से मेरा मतलब ये नहीं कि इट इज इन सॉलिड स्टेट या आईसी स्टेट, तो वाटर वहां पर है। नाउ इफ it is a area where temperature goes down below 0 डिग्री सेल्सियस इन द नाइट टाइम, ठीक है, फ्रीजिंग टेम्परेचर्स हो जाते हैं, तब क्या होगा, ड्यूरिंग द नाइट टाइम व्हाट विल हैपन, दिस वाटर विल कन्वर्ट इनटू आइस। और जब भी वाटर आइस बनता है तो क्या होता है, द द वॉल्यूम इंक्रीजेस बाय रफली 10%। तो वाटर जब आइस में कन्वर्ट होगा तो उसका वॉल्यूम इंक्रीज होता है। नाउ बिकॉज ऑफ दिस इंक्रीज इन वॉल्यूम व्हाट विल हैपन, दिस आइस विल अप्लाई प्रेशर ऑन द rocks. Now you can see these fractures are being widened up. These fractures are being widened up because of the pressure applied by the ice. और इसकी वजह से क्या होगा, the weathering will occur. So what will happen? Now this piece will be detached from this rock, क्योंकि इतना बड़ा फ्रैक्चर हो गया। उस फ्रैक्चर से क्या होगा, पीस बाई पीस रॉक विल चेंज इट्स शेप। so this is वाटर क्रिस्टल या यू कैन से फ्रॉस्ट वेजिंग। ठीक है, मैकेनिकल वेदरिंग के अंदर आता है ये, तो ये समझ में आ गया होगा आपको आई थिंक। वेल लिक्विड वाटर फ्रीजेस इट एक्सपैंड बाय रफली 10%। बिकॉज ऑफ दिस व्हाट विल हैपन, it will the ice will apply pressure on the near rock surface, rock fracture, करेक्ट। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग, सॉल्ट क्रिस्टल पे आते हैं, सॉल्ट वेदरिंग। सो व्हाट इज हैपनिंग, सॉल्ट वेदरिंग में क्या होता है कि सपोज वी हैव वाटर, ठीक है, नाउ दिस वाटर विल ऑलवेज हैव विल ऑलवेज हैव सम सॉल्ट इन इट, सम सॉल्ट इन इट। तो हम जो लेक में वाटर देखते हैं उसमें भी कुछ ना कुछ सॉल्ट होता है, हम जो पानी घर पे पीते हैं उसमें भी कुछ ना कुछ सॉल्ट होता है, तभी तो हम लोग टीडीएस निकालते हैं ना। टीडीएस इज व्हाट, टोटल डिसॉल्व सॉल्ट्स। तो लेक हो, रिवर हो, कुछ भी हो, उसमें कुछ ना कुछ सॉल्ट होता है। बट व्हाई डोंट वी फील इट सॉल्टी, क्योंकि उसमें सॉल्ट बहुत कम होता है। जबकि ओशन वाटर में क्या होता है, द परसेंटेज ऑफ सॉल्ट प्रेजेंट इन द ओशन वाटर इज वेरी हाई, तो हमें वो फील होता है। ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल यहां पर ये एक रॉक थी, हम इसी का एग्जाम्पल ले लेते हैं। यहां पर ये एक रॉक थी, अब इस रॉक में क्या हुआ, वाटर आया। ठीक, अब इस रॉक में कुछ ना कुछ पोर्स होंगे, उस पोर्स में जाकर के वो इम्प्लेस हो गया। तो फॉर एग्जाम्पल वाटर यहां पर आकर के इम्प्लेस हो गया। अब वाटर आया, वाटर आकर के तो चला गया वापस। ठीक है, इम्प्लेस हो गया यहां पर। बट नाउ व्हाट विल हैपन, ड्यू टू द temperature, due to the solar energy, you can say what will happen, this water will evaporate, this water will evaporate। बट वाटर के अंदर का जो सॉल्ट होता है, नाउ दिस सॉल्ट विल बी डिपॉजिटेड, क्योंकि कभी भी इवेपोरेशन में सॉल्ट इवेपोरेट नहीं होते, सिर्फ वाटर इवेपोरेट होता है। सिमिलरली मोर वाटर विल कम इन, more salt will be deposited, more salt will be deposited, and eventually what will happen, these salts will increase in size and will apply pressure and break the rock, and break the rock। So this is salt weathering या salt crystal की वजह से जो weathering होती है। And this process is also known as holoclasty। Weathering caused by salt crystal is also known as holoclasty। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट आते हैं अब हम लोग थर्मल एक्सपेंशन के बारे में देखते हैं। थर्मल एक्सपेंशन क्या होता है इसको समझते हैं। अब थर्मल एक्सपेंशन उन जगहों पे होगा जहां पर डायरनल रेंज ऑफ टेम्परेचर
diurnal range of temperature is high. If the diurnal range of temperature is high, so what will happen? What will happen when temperature is high? Rock expands. Rock expands. When temperature is low, rock contracts. When this happens, okay, when this happens, what will be the result? The result is weathering. क्यों? क्योंकि जब रॉक एक्सपैंड करेगी, रॉक कॉन्ट्रैक्ट करेगी, बार बार ये प्रोसेस होगा, तो दिस विल लीड टू डेवलपमेंट ऑफ fractures. Development of fractures, and these fractures will cause weathering in the rock. ठीक, आप जैसे यहां पर भी देख सकते हो, आपको फर्स्ट में क्या दिख रहा है, में रॉक सरफेस हीटेड अप एंड एक्सपैंड। फिर दूसरे में क्या होगा, जैसे नाइट होगा तो रॉक सरफेस कूल्स एंड कॉन्ट्रैक्ट्स। फिर सी, आप देख पा रहे होगे ज्वाइंट फॉर्म इन द आउटर पार्ट ऑफ द रॉक। ठीक है, फिर उसके बाद डी में आप देख रहे होगे कि धीमे धीमे रॉक टूटने लगती है, ब्रोकन रॉक। अब क्या हो गया, छोटा सा रॉक बचा हुआ है, पहले जो बहुत बड़ा था। नाउ ऑल ऑफ दिस बिकॉज ऑफ वेदरिंग, और कॉज एंड दिस वेदरिंग कॉज बाय थर्मल एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन। एंड वाई? बिकॉज ऑफ हाई डायरनल रेंज ऑफ टेम्परेचर। अच्छा, एक और बात याद रखना, अगर ये डायरनल रेंज ऑफ टेम्परेचर ज्यादा नहीं होगा तब क्या होगा, ये एक्सपैंड कर गया बट कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा, या कॉन्ट्रैक्ट कर गया तो एक्सपैंड नहीं होगा। तो अगर ये बार बार एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा तो फ्रैक्चर्स कैसे डेवलप होंगे? और अगर फ्रैक्चर डेवलप नहीं होंगे तो वेदरिंग प्रोसेस जो है वो तेज नहीं होगी, फिर बहुत स्लो हो जाएगी। ठीक, अब इसमें तीन तरीके से जो है ये हमारा थर्मल प्रोसेस काम करता है, थर्मल एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन काम करता है। फर्स्ट इज ब्लॉक डिसइंटीग्रेशन। ब्लॉक डिसइंटीग्रेशन में क्या होता है, इट अकर्स इन रॉक्स विथ cracks and what will happen, a whole block of rock will detach away from the rocks. ठीक है, तो फॉर एग्जांपल दिस इज अ रॉक, अगर यहाँ पे ब्लॉक डिसइंटीग्रेशन होगा तो पूरा एक ये ब्लॉक अलग हो गया, फिर एक ये ब्लॉक अलग हो गया, फिर एक ये ब्लॉक अलग हो गया, तो इस तरीके से ब्लॉक्स में रॉक डिसइंटीग्रेट होगा। सेकेंड वन इज ग्रैन्युलर डिसइंटीग्रेशन। ग्रैन्युलर डिसइंटीग्रेशन, ग्रैन्युलर डिसइंटीग्रेशन में क्या होता है कि व्हेन रॉक इज मेड अप ऑफ वेरियस, ठीक है याद रखना, वेरियस मिनरल्स, वेरियस मिनरल्स, what will happen, these minerals expand and contract at different rates. Meaning what is happening, rocks है, rock है, rock में बहुत सारे minerals हैं, and all of these minerals they expand and contract at different rate. तो अगर अलग अलग रेट पे एक्सपैंड कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा, बहुत छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स के फॉर्म में रॉक से दीज मिनरल्स विल बी डिटैचिंग। फॉर एग्जांपल ये एक रॉक है, अब ये रॉक में क्या होगा, अलग अलग तरीके के कई सारे मिनरल्स से बना हुआ है ये रॉक। ठीक, अब ये सारे मिनरल्स जो है अलग टाइम पे अलग अलग टेम्परेचर पे एक्सपैंड करते हैं, अलग अलग टेम्परेचर पे कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। नाउ व्हेन दिस इज हैपनिंग व्हाट विल बी द रिजल्ट, कि ये सारे इस तरीके से इस रॉक से अलग हो जाएंगे। करेक्ट, तो दिस इज ग्रैन्युलर डिसइंटीग्रेशन। ग्रैन्युल्स जो है, छोटे छोटे ग्रैन्युल्स जो है वो डिसइंटीग्रेट हो रहे रॉक से। व्हाई? बिकॉज ऑफ दिस फिनोमेना दैट आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू। ठीक है, नाउ द लास्ट वन इज एक्सफोलिएशन। ठीक है, एक्सफोलिएशन दो तरीके से हो सकता है। एक्सफोलिएशन एक टेम्परेचर में भी होता है और एक प्रेशर में भी होता है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं एक्सफोलिएशन टेम्परेचर में कैसे होता है। ठीक, नाउ इन द टेम्परेचर, now in the temperature wala phenomena, what is happening, during the daytime the outer layer of the rock expands
ठीक है। और दूसरी चीज याद रखना, रॉक इज पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। रॉक इज पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, ऑब्वियसली। तो आउटर लेयर तो एक्सपेंड कर गई, लेकिन उसके जो नीचे वाली लेयर है उसमें हीट नहीं जा रही है, तो वो तो एक्सपेंड नहीं कर रही। अब रात के टाइम क्या होगा, द आउटर लेयर लूजेस द हीट एंड इट कॉन्ट्रैक्ट्स। बिकॉज ऑफ this expansion and contraction, what will happen now, the rock is being peeled away in form of these shells, you can see। ठीक है, कुछ इस तरीके से रॉक जो है वो पील हो रही है। ठीक है, तो नाउ द रॉक इज ब्रेकिंग अवे इन फॉर्म ऑफ स्लैब्स। ठीक है, जैसे ओनियन होता है, ओनियन पील किया जाता है, समथिंग लाइक दैट। ठीक है, धीमे धीमे रॉक जो है फिर वो छोटा होता चला जाएगा बिकॉज ऑफ एक्सफोलिएशन। तो एक्सफोलिएशन में क्या होगा, एक्सफोलिएशन का मतलब ही होता है कि आउटर लेयर इज बीइंग रिमूव्ड। ठीक है, लेयर बाय लेयर जो है वो रॉक वेदर होती चली जा रही है। तो दिस इज एक्सफोलिएशन फॉर यू। तो हम लोगों ने ये भी डिस्कस कर लिया। ठीक है, एक्सफोलिएशन आप यहाँ पर देख रहे होगे सिमिलरली, जैसे ये वाला आप रॉक का लेयर देख रहे होगे, फिर ये लेयर देख रहे होगे, एक नीचे ये तीसरा लेयर चल रहा है, कि ऊपर आप अलग लेयर देख रहे होगे। ये सारे लेयर्स कैसे अलग हो रहे हैं, बिकॉज ऑफ एक्सफोलिएशन। ठीक, अब एक्सफोलिएशन टेम्परेचर की वजह से भी हो सकता है, एक्सफोलिएशन जो है वो हमारा प्रेशर रिलीज की वजह से भी हो सकता है। कैसे, अब यहां पर आप देख सकते हो, फॉर एग्जाम्पल दिस इज डीप प्लूटोन, इट इज अ डीप प्लूटोन, इट इज अ रॉक, बट उसमें क्या है, रॉक के ऊपर सॉइल है, ये वेजिटेशन है, इसकी एक लेयर है। एंड बिकॉज ऑफ द लेयर ऑफ सॉइल एंड वेजिटेशन, दिस रॉक इज बीइंग कन्फाइंड विथ ह्यूज प्रेशर। बहुत सारा प्रेशर इसके ऊपर सॉइल और वेजिटेशन की वजह से पड़ रहा है। बट इफ दैट हैपेंस कि यहां से जो सॉइल और वेजिटेशन है वो इरोड होकर के चला जाए कहीं पर, तो व्हाट विल हैपन, ऊपर का जो प्रेशर है वो भी हट गया। नाउ इफ द प्रेशर इज रिमूव्ड, नाउ दिस डीप प्लूटोन रॉक is not under stress, not under pressure. If it is not under pressure, it will expand, and as it expands it will lead to development of fractures। आउटर ज्यादा एक्सपैंड करेगा क्योंकि उस पर ज्यादा प्रेशर था। ठीक है, अब जैसे जैसे ये सारा प्रेशर रिलीज होगा, हमारे लेयर्स जो एक्सपैंड करेंगे, तो लेयर्स के बीच में क्या होगा, फ्रैक्चर्स डेवलप होंगे, एंड दिस विल लीड टू एक्सफोलिएशन। ठीक है, तो एक्सफोलिएशन हम लोगों ने समझ लिया, प्रेशर की वजह से भी और टेम्परेचर की वजह से भी। आई होप ये हो गया होगा। नेक्स्ट अब हम लोग आते हैं केमिकल वेदरिंग के ऊपर, इसको भी अच्छे से समझ लेते हैं। केमिकल वेदरिंग में क्या होगा, जैसे फिजिकल में हम लोगों ने देखा कि फिजिकल डिसइंटीग्रेशन या मैकेनिकल डिसइंटीग्रेशन ऑफ रॉक विदाउट चेंजिंग द केमिकल कंपोजिशन। केमिकल वेदरिंग में क्या होगा, डिकम्पोजिशन ऑफ रॉक बाय ऑल्टरिंग इट्स मिनरल या बाय केमिकल रिएक्शन, तो उसका मिनरल कंपोजिशन चेंज हो जाएगा, केमिकल रिएक्शन होंगी, एंड थ्रू विच दिस वेदरिंग विल टेक प्लेस। एक एक करके देखते हैं इसको, टाइप्स क्या होते हैं इसके। फर्स्ट वन इज हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस में क्या होगा, हाइड्रोलिसिस में हाइड्रोजन इन रेन वाटर रिएक्ट्स विद द मिनरल इन द रॉक चेंजिंग देम टू क्ले। तो इन द हाइड्रोलिसिस वाटर जो है वो रॉक के मिनरल्स के साथ में रिएक्ट करता है और उसका केमिकल कंपोजिशन चेंज कर देता है। ठीक, इसका एक एग्जांपल है फेल्डस्पार प्लस वाटर। तो फेल्डस्पार जब रिएक्ट करता है वाटर के साथ में, एंड इट लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ क्ले, तो क्ले बन जाता है। ठीक है, तो यहां पर क्या हो गया, फेल्डस्पार जो रॉक था वो क्ले बन जाएगा, चेंज हो जाएगा। सो दिस इज हाइड्रोलिसिस। देन उसके बाद सेकंड वन इज, ठीक है, एज यू कैन सी ग्रेनाइट था, ग्रेनाइट आफ्टर हाइड्रोलिसिस चेंज हो गया। ठीक है, वाटर के साथ में रिएक्शन करके। नेक्स्ट वन इज हाइड्रेशन। व्हाट इज हाइड्रेशन, हाइड्रेशन इज व्हेन minerals in the rock absorb water and expand, creating stress which causes the disintegration of rock। तो यहां पर हाइड्रोलिसिस हाइड्रेशन के बीच में डिफरेंस समझ लेना। हाइड्रोलिसिस में क्या था कि वाटर रिएक्ट कर रहा है, हाइड्रेशन में क्या हो रहा है, रॉक्स वाटर को एब्जॉर्व कर रहे हैं, रिएक्ट नहीं कर रहे हैं, एब्जॉर्व कर रहे हैं। तो जब एब्जॉर्व करेंगे तो उसकी वजह से क्या होगा, द रॉक विल एक्सपैंड, और इस एक्सपेंशन की वजह से क्या होगा, स्ट्रेस क्रिएट होगा, एंड दिस विल लीड टू डिसइंटीग्रेशन ऑफ रॉक्स। ठीक, नेक्स्ट आते हैं हम लोग
ऑक्सीडेशन पे, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ऑक्सीडेशन। तो व्हाट इज ऑक्सीडेशन? ऑक्सीडेशन में क्या होगा? द मिनरल्स प्रेजेंट इन रॉक reacts with oxygen, ठीक है, and when the mineral present in the rock react with oxygen, this leads to weathering. फॉर एग्जाम्पल आयरन ऑक्साइड बनता है, जैसे हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं रेडिश कलर हो गया है, वाई? बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ आयरन ऑक्साइड, ठीक है। सो दिस इज ऑक्सीडेशन। देन इज कार्बोनेशन। व्हाट इज कार्बोनेशन? कार्बोनेशन में क्या होता है? व्हेन वाटर रिएक्ट्स विद कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, then what will happen? It forms carbonic acid, and this carbonic acid will react with rock, and the carbonic acid is a weak acid. This will weather the rock, will lead to weathering of rock, ठीक? So this was carbonation. Last one is you can say ये सारी चीजें हो गई हैं हम chemical weathering में. The one thing is not written here is dissolution. You can also write down dissolution. What is dissolution? Dissolution occurs, dissolution occurs when when water dissolves the mineral, dissolves the mineral from rock, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट ये वाटर के साथ में क्या होता है? डिसॉल्व हो जाता है। और रॉक जहां कहीं भी कैल्शियम कार्बोनेट है किसी भी रॉक में, तो वो क्या करेगा? फॉर एग्जाम्पल इफ दिस रॉक एज कैल्शियम कार्बोनेट, तो वाटर अगर इसके पास से होकर के जा रहा होगा, तो इस रॉक में जो भी कैल्शियम कार्बोनेट होगा वो वाटर के साथ में डिसॉल्व हो जाएगा। एंड बिकॉज ऑफ दिस डिसोल्यूशन व्हाट विल हैपन? वेदरिंग। वेदरिंग का मतलब क्या है? ठीक है, ओवरऑल मटेरियल का रिमूवल। तो मटेरियल का रिमूवल यहाँ पे डिसोल्यूशन की वजह से हो रहा है, वाटर कर रहा है, करेक्ट? तो दिस इज डिसोल्यूशन। ओके, सो वी आर डन विद द केमिकल वेदरिंग। लास्ट वन अब हम लोग आते हैं बायोलॉजिकल वेदरिंग पे, ठीक है। बायोलॉजिकल वेदरिंग जो हम लोगों ने समझा था अभी ऊपर जब हम लोग फैक्टर्स पढ़ रहे थे, सेम ही है इसमें भी। बट एक चीज बस यहाँ पर देख लेते हैं फिर से फॉर द सेक ऑफ रिविजन। आप जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है, ये क्या है? दीज आर ट्रीज एंड दिस इज रॉक। जैसे जैसे ट्री ग्रो करते हैं, ट्री की जो रूट्स होंगी, दीज रूट विल अप्लाई प्रेशर ऑन द रॉक, और रॉक में जो पहले से कुछ भी फ्रैक्चर्स होंगे, दे विल वाइडन द फ्रैक्चर प्रेजेंट इन द रॉक, एंड दिस इज one of the example of biological weathering. Similarly, you can see these are rodent animal, they will dig the rock, ठीक है, और रॉक्स में डिग करके वो उसमें घर बनाते हैं, या मान लो वो रॉक्स में रह रहे हैं वहां पर, दे विल एक्सक्रीट, ठीक है, वो एक्सक्रीशन की वजह से क्या होगा? रॉक में वेदरिंग स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। सिमिलरली यू कैन सी दीज आर मॉसेस, फंगाई, एल्गी, ये सारी चीजें भी क्या करेंगे? रॉक्स में अपना शेल्टर बनाते हैं, धीमे 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 रॉक को वेदर करती हैं। वेदरिंग की वजह से क्या होता है? सॉइल क्रिएट होता है, ठीक है। वी कैन ऑल्सो राइट अबाउट हमस। हमस इज ऑल्सो अ वीक एसिड, वीक एसिड। तो जहां कहीं भी ट्रीज होंगे, और ट्रीज जो भी डेड ऑर्गेनिक मैटर होगा, दैट डेड ऑर्गेनिक मैटर विल फॉर्म हमस, एंड दिस विल एक्ट एज वीक एसिड ऑन रॉक, ठीक है। तो जो हमारा सिलवास है, इसका एक एग्जांपल आप ये भी लिख सकते हैं, सिलवास है, वहां पर जो रॉक है, इट इज वेरी, यू कैन से यू कैन क्रम्बल इट विथ योर हैंड। रॉक यू कैन क्रम्बल इट विद योर हैंड। क्यों? क्योंकि वहां पर ये जो हमस है, जो वीक ऑर्गेनिक, जो वहां पे डेड ऑर्गेनिक मैटर है, वो पड़ा रह रहा है। वो डेड ऑर्गेनिक मैटर जो है धीमे 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 जो है वीक एसिड रिलीज करता है। नाउ दीज वीक एसिड विल react with the rocks, and they will weather the rock, ठीक। सो दिस वाज द वेदरिंग फॉर यू। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग मास वेस्टिंग पढ़ेंगे, मास मूवमेंट पढ़ेंगे, ठीक है।
तो वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। एंड फॉर दिस क्लास वी आर डन। आई होप यू लाइक दिस क्लासेस। अगर आपको ये क्लासेस अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ डू शेयर, लाइक, सब्सक्राइब these classes and whatever are your question, आप कमेंट कर सकते हैं, क्वेश्चन पूछ सकते हैं। बाकी आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए इफ़ यू आर एंजॉयिंग दीज क्लासेस। और आगे आपको और क्या क्या टॉपिक्स चाहिए इन ज्योग्राफी एंड एनवायरनमेंट, यू कैन लेट मी नो। थैंक यू वेरी मच।